धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गए हैं। हालांकि बुलेटिन कल आपके सामने नहीं रख पाए थे। आप लोगों से मैं बार बार कहता भी हूं, बड़ा सारा मॉल तो हमारे पास है नहीं। भोंपू मीडिया की तरह छोटी सी दुकान है जिसके जरिए कुछ चीजें आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो कभी कभी कहीं गायब हो जाते हैं तो चीजें भी गायब हो जाती हैं, खबरें भी गायब हो जाती हैं। लेकिन आज का बुलेटिन आपके सामने रखने जा रहे हैं और इसमें फोकस करेंगे जहां गाजा से जुड़ी हुई खबरों पर, जहां अमेरिका की पैंतरेबाजी सामने आई है इजराइल को लेकर। इसके अलावा रूस ऐसा कुछ कर रहा है जिसको लेकर पूरी दुनिया में चर्चा बनी हुई है, क्योंकि उसमें उत्तर कोरिया भी उसके साथ शामिल है। तो क्या है पूरा घटनाक्रम, बात करेंगे हर पहलू की, क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली खबर, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि जो हमारे से ताल्लुक रखती है वहां से हम शुरुआत करते हैं। बांग्लादेश के बॉर्डर पर पश्चिम बंगाल में ऐसा कुछ घटा है जिसमें बीएसएफ की वजह से 4 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। पूरे मामले को लेकर राज्यपाल मौके पर पहुंच रहे हैं। क्या है जानकारी? यह दिनाजपुर का मामला है, दुखद है। 5 से 12 वर्ष के 4 बच्चे वहां के ड्रेनेज जिसको चौड़ा करने की कोशिश बीएसएफ कर रही थी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और उसमें कहीं ना कहीं से जो बच्चे एक तमाशा देख रहे हो, कुछ हो रहा है, और वह सारा का सारा वो एक लैंडस्लाइड की तरह नीचे आया जिसमें ये बच्चे दबे। इनको निकालने की कोशिश की गई, निकाला भी गया, लेकिन हॉस्पिटल जाते जाते तक मर गए। यह दुखद बात है। राज्यपाल अपने दौरे पर जा रहे हैं देखने के लिए, ठीक है, और उनके परिवार वालों को मदद की जाएगी। लेकिन इस तरह की घटनाओं के पीछे यदि हम ध्यान दें, हमारे देश के अन्य भागों में होता है कि किसी सीवरेज में, किसी वो बड़े से वो पतले खाई टाइप है उसमें गिर गए, या ड्रेनेज के उसमें गिर गए। इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए, यह साधारण चीज नहीं है। और आए दिन हमारे बच्चे, बड़े लोग भी गिर जाते हैं कुओं वगैरह में। इसका ढकना जरूरी है जी। यानी इंसान की जो जिंदगी है उसकी जो वैल्यू उधर यूरोप पर वेस्ट में नजर आती है, वैसा कुछ यहाँ पे नहीं है। मर गए तो मर गए, हादसा हो गया तो हो गया, बस बिल्कुल उसको हादसा का नाम दे देते हैं। सरकार कुछ हो सकता है तो कुछ पैसे भी इनके जो रोने वाले बेचारे बच गए हैं परिवार को दे दे, मुआवजा के तौर पर दे दे। हालांकि ये मुआवजा जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। कोशिशें होनी चाहिए कि हमारा कोई भी बच्चा, औरत, मर्द जैसे भी है, इस तरह के हादसे, या आदमी द्वारा किया हुआ या कोई प्राकृतिक हादसा नहीं है, प्राकृतिक हादसा को भी कम किया जा सकता है, लेकिन अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। और खासकर इस तरह के ड्रेनेज, जो कुआं खोद रखा है, वो मैन होल है, ऊपर से ढक्कन नहीं लगाया है, गाड़ियां भी टकराती हैं, गिरती हैं, इस सब पर रोक लगाया जा सकता है। और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम 100% सेफ्टी की तरफ बढ़े। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन जब राजनीति ये कहने लग जाए कि अखलाक मरा तो हम जीते, पहलू खान मरा तो हम जीते, कोरोना के दौर में लोग मर गए तो हम जीते, मध्य प्रदेश में आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दिया तो हम जीते, तो फिर आप क्या कह सकते हैं। लेकिन एक अगली खबर भी आ रही है पश्चिम बंगाल से ही। ममता बनर्जी ने एक पत्र लिख दिया है, आधार कार्ड मतवा समुदाय के रद्द कर दिए गए। ये मतवा समुदाय वही है जिसको सीए कानून के जरिए नागरिकता देने की बात की जा रही है। तो नागरिकता तो दी नहीं है, आधार कार्ड रद्द कर दिए गए हैं सर। हाँ, ये बंगाल से ही बीजेपी के एमपी और मिनिस्टर भी हैं, सम ठाकुर, कोई ठाकुर हैं, वो आए थे पिछले साल दिसंबर में, और उन्होंने कहा था कि सीए एनआरसी का पूरे देश में अब वो किया जाएगा। और इसी के आधार पर बंगाल में भी ममता बनर्जी के पत्र के हिसाब से केवल मतुआ ही नहीं, बल्कि एससी, एसटी, ओबीसी, इन काफी लोगों का हजारों मात्रा में आधार कार्ड को रद्द कर दिया गया है या डीएक्टिवेट कर दिया गया है। और इनफैक्ट वहां के मतुआ समुदाय का जो महासंघ है, उनसे ये ठाकुर जी मिलके उन्होंने कहा था कि आपके समुदाय को पूरी मदद की जाएगी, आपको आर्थिक सुविधाएं दी जाएंगी और अन्य तरह की सुविधाएं दी जाएंगी, और आप लोग हमें वोट दीजिए। और ये मतुआ समुदाय वालों ने कहा था कि आपको हमें वोट देंगे। लेकिन ये देखिए कि इन्हीं का मतलब आधार कार्ड और इस तरह से मतदान देने की जो क्षमता है उसको ये खत्म कर रहे हैं। और उन्होंने आवाज लगाई है बर्धमान, ईस्ट बर्धमान से, कि जल्दी से जल्दी उसको खारिज किया जाए, नहीं तो हम बीजेपी को समर्थन नहीं कर पाएंगे। और यह बड़ा दुर्भाग्य है, केवल बंगाल के लिए, पूरे देश में मुझे अनुमान है
कि 3 करोड़ से ज्यादा लोग, वैसे लोग खासकर जो बीजेपी का विरोध करते हैं, उनके आधार कार्ड ही नहीं बल्कि जो वोट देने का अधिकार है, लाइसेंस है, उसको खत्म किया जा सकता है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये हर हथकंडा अपना सकते हैं सत्ता हथियाने के लिए। वैसे साथ ही ममता बनर्जी ने ये भी कह दिया है कि वो एनआरसी यहां पर लागू नहीं होने देंगी। खैर, अब दूसरी खबर का रुख करते हैं जो आ रही है सोनिया गांधी से जुड़ी हुई। फ्रांस के एक सांसदों के डेलीगेशन ने मुलाकात की है उनसे, कैसे देखते हैं इसको? जी हाँ, वो फ्रांस के सांसद, सीनेट, उनके जो हेड है, उनके साथ एक टीम आई हुई है और ये लोग सबसे मिल रहे हैं। केवल सोनिया गांधी नहीं, अजय माकन से भी मिले, राज्यसभा के चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट से मिले। इन लोगों का काम होता है केवल पक्षी नहीं विपक्ष से मिलते हैं, इसलिए भी कि जैसे फ्रांस से हमारा संबंध बना रहे और विपक्ष यदि पक्ष में आ जाए तो कोई नाराजगी ना रहे, कोई वो ना रहे। बस इनका वो काम है और मुफ्त में आए हैं फ्रांसीसी पैसे पे और यहाँ घूम फिर के अच्छे खासे खा पी के लोगों से मिलके कुछ 1-2 स्टेटमेंट देंगे और वापस जाएंगे। इसका महत्व बस इतना ही तक सीमित है। जी अगली खबर भी फ्रांस से ताल्लुक रखती है, लेकिन आ रही है पेरिस से। एफिल टावर के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है। बताया जा रहा पर्यटक काफी परेशान है। क्यों? करीब 400 ये वहां के कर्मचारी हैं, टेम्पररी है, परमानेंट नहीं। एक तो उनकी मांग है कि भाई हमें टेम्पररी से हटा के परमानेंट करो। दूसरे करें कि हमारी संख्या बहुत कम है। आईफेल टावर जो 100 साल से अधिक का हो चुका है, 135 साल पुराना हो चुका है और इन्होंने वहां पे पहले भी करीब कुछ साल पहले भी जब वो 100 वर्ष हुआ था, वो आईफेल, मिस्टर आईफेल जो वहाँ के इंजीनियर थे जिन्होंने इसकी डिजाइन की थी, बनाया था, उनके मृत्यु के उस पे भी उन्होंने किया था। तो इनका दूसरा मांग है कि चूंकि हम इतने कम हैं, आप हमारे घंटा बढ़ाना चाहते हैं, हमारी संख्या नहीं बढ़ा रहे, इसलिए हम हर तरह का मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे और यह ऐतिहासिक जो पूरे फ्रांस के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक मॉन्यूमेंट है, वह खराब हो रहा है धीमे धीमे, इसलिए नहीं कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने एक तरह से सांकेतिक किया है। हाँ, जहां तक वो बाहर से देखने आने वाले हैं उनकी भी संख्या घटी है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि हड़ताल पर जाने वाले हैं। लेकिन वैसे भी लोग हैं जिन्हें पता नहीं है, पहुंच गए बेचारे। और काफी महंगा है, एक दिन का इन्हें कम से कम 30 यूरो देना पड़ रहा है। एक परिवार यदि मान लीजिए 4 या 5 के आते हैं तो 120 से 150 यूरो दे रहे हैं, कम नहीं है। एक तो बेचारे वहां पैसे लगा के आए, इतने पैसे देकर उन्होंने टिकट ऑनलाइन खरीद लिया, पता नहीं वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और उसके बाद से बेचारे वापस जा रहे हैं। कष्ट तो है। जी क्या किसान आंदोलन जो चल रहा है फ्रांस में, पूरे यूरोप में, उसी की वजह से जो एक माहौल बन गया है, इन कर्मचारियों ने भी सोचा कि गर्म लोहे पर हथौड़ा मार लें? फ्रेंच रिवॉल्यूशन आज से काफी मतलब पहले 17वीं 18वीं वक्त में, उसके बाद से हम जितना ले लें, फ्रांस एक हब सेंटर रहा है पूरे यूरोप का, पूरे क्रांतिकारी माहौल का, आंदोलन का, और यहां तक कि वहां से इस तरह की रिवोल्यूशनरी मूवमेंट हुए हैं, विचारधारा वहां से आया है। मार्क्स भी कहते हैं कि इसी फ्रांसीसी आंदोलन क्रांति के बाद से, जिसमें पेरिस कम्यून बना, मजदूरों की सत्ता बनी, उन्होंने लेसन लिखा और पूरे वर्ल्ड भर के कम्युनिस्टों के लिए एक आधार बना। उसके बाद से बड़ा महत्वपूर्ण रहा। अभी कुछ समय पहले येलो वेस्ट के नाम से हुआ था, लाखों लाख फ्रांसीसी उसमें आए थे। पेट्रोल का दाम थोड़ा सा बढ़ने के कारण पेंशन की उम्र को बढ़ाया जा रहा था, उसके खिलाफ फिर लाखों लाख आए थे, हालांकि फ्रांसीसी सरकार नहीं मानी। अभी किसान वहां पे आंदोलन आ रहे हैं और हजारों लाखों की संख्या में आ रहे हैं। पूरे फ्रांस को तकरीबन एक तरह से आधा अधूरा बंद सा कर दिया था और पूरे यूरोप में चल रहा है। हालांकि पोलैंड में इस तरह से हो गया है कि यूक्रेन से जो वहां से गाड़ियां आ रही है अनाज को लेके, उन्होंने पूरे बॉर्डर को बंद कर दिया कि हम तुम्हारा सस्ता अनाज नहीं आने देंगे। तो यह तो आंदोलन बड़ा जबरदस्त चल रहा है। वही है कि रास्ता है वह एक सही दिशा में संभवता नहीं है। जी अगली खबर है तालिबान से जुड़ी, यानी कि जो इस वक्त अफगानिस्तान पर सत्ता कर रहे हैं। यूएन की मीटिंग में शामिल होने के लिए वो कुछ शर्तें लगा रहे हैं जो पसंद नहीं आ रही हैं जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस को। गुटरस को तो नहीं भी पसंद आ रहा है। यह दोहा में हो रहा था 2 दिन की, और इसमें तालिबानियों को बुलाया गया था कि आपके ऊपर चर्चा की जाएगी, आप लोगों को किस तरह से मदद दी जाए और किस तरह से आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाया जाए। और इसके लिए उन्होंने कहा था तालिबान से कि जिस तरह का आपने प्रतिबंध खासकर औरतों पर लगा रखा है, और भी चीजें हैं, उनको मतलब इसमें तो वेल में ला ही दिया है,
नंबर 2, उनको यूनिवर्सिटीज और हाई स्कूल जाने से मना कर दिया, उनको नौकरी देने से मना कर दिया है, उनको किसी तरह से जिम में या पब्लिक पार्क में जाने से एकदम बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया है। यह गलत बात है। इनको हटाएंगे तो बाकी देश भी आपको मान्यता देंगे। यह तालिबान ने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप हमारे अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं और हमारी औरतें अपनी पसंद से वहां नहीं जा रही है। तो ये मसला तो चलता रहेगा। हालांकि मुझे लगता है कि जो भी हो, टेम्परली कम से कम दोहा में इन्हें जाना चाहिए था। यूनाइटेड नेशन में भले ही नहीं जा रहे हैं क्योंकि इनकी ये सब मांगे ये नहीं मान रहे हैं तालिबानी, लेकिन वहां पर जाकर अपनी बातें तो रखते, दूसरे की बातें तो सुनते, क्योंकि वहां बड़ा ही कष्ट है। और जो भी उसने तरक्की की थी कुछ दशकों पहले, वह सब पीछे के पीछे अब बार्बरिज्म की तरफ जा रहा है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो लोग जहां जहां धर्म की कोरी राजनीति कर रहे हैं, वहां समाज इसी तरीके से, वो इलाका, वो क्षेत्र, वो देश इसी तरीके से पीछे चला जाता है। लेकिन क्या करें, जो धंधेबाज देश होते हैं वो उनके साथ खड़े ही रहते हैं क्योंकि उन्हें अपने हित साध रहे होते हैं। बात करते हैं पुतिन की। पुतिन ने कोई कार दे दी है किम जोंग उन को। चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। वैसे जहां तक किम जोंग उन की बात है, वह अच्छे अच्छे जिसको लग्जरी कार कहते हैं उसमें घूमने के बहुत शौकीन है। उनके पास मर्सिडीज है, रोल्स रॉयस का फैंटम है, लेक्सस है। और जब वो गए थे रूस में 1-1.5 वर्ष पहले, उन्होंने काफी लंबा दौरा किया था, तो जिस कार में पुतिन घूम रहे थे उसकी उन्होंने प्रशंसा की। सेनात लिमोजिन करके है। तो पुतिन ने कहा था कि आप इसमें बैठे, इसमें जरूर घूमे, तो उनमें ये घूमे भी थे। मतलब ये लोग जो होते हैं जिस तरह के, बड़े शौकीन होते हैं। कौन सा कार पुतिन ने दिया उसके बारे में नहीं चर्चा की गई है, लेकिन मुझे लगता है इसी वाले का नया ब्रांड उन्होंने दिया है। और इसको कहा है कि यह वह नॉर्थ कोरिया को नहीं बल्कि हमारे मित्र किम जोंग उनको दिया गया है। यह व्यक्तिगत मतलब दोस्ती है दोनों का, और इसलिए उन दिया है, तो दोस्ती को बढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगली खबर भी रूस से जुड़ी हुई है। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, उन्होंने कहा कि अमेरिका मदद देने में देरी कर रहा है, इस वजह से रूस की सेना शहर पर कब्जे करते जा रही है और हमारे सैनिकों की मौत हो रही है। एक कारण जहां तक सोशल मीडिया और यहां तक कि रशिया टुडे और बाकी दोनों तरफ से, ब्रिटिश इंटेलिजेंट और अमेरिका, पेंटागन, नेटो से आ रहा है, तो इस बात में कुछ दम लगता है कि अभी यूक्रेन के पास कुछ गोला बारूद की या अस्त्र शस्त्र की कमी आई है। लेकिन केवल उसी की कमी नहीं है। रशिया ने जिस ढंग से अपनी तैयारी की, जो हमने परसों बात की थी और दिवका की, यह बड़ा ऐतिहासिक महत्वपूर्ण एक सैन्य अभियान था। जनरली जो आक्रमण करता है उसका डिफेंस के तुलना में दुगुना या तिगुना ट्रुप्स होते हैं। ये इनका कम था, इसके बावजूद ये जीते हैं क्योंकि तकनीकी रूप से रूसी सेना काफी एडवांस्ड है और वह खुद चलाते हैं। जबकि यूक्रेन में जो एडवांस जो आ रहे हैं, जो सरफेस टू एयर मिसाइल आ रहे हैं या एयर डिफेंस आ रहे हैं, जो बॉर्डर से काफी दूर हैं, वह अमेरिकी और नेटो के जो अधिकारी है वहां आके स्पेशलिस्ट आके चला रहे हैं। स्पष्ट है नेटो के लोग वहां घुसे पड़े हैं। इसलिए दूसरा कारण यह है। और तीसरा यह है कि रूसियों ने जिस तरीके से वो पीछे में आके, वॉर ऑफ अट्रिशन कहते हैं, रूसी सैनिकों का यूक्रेनियन सैनिकों का मनोबल बर्बाद किया है और उसके हजारों हजार सैनिकों को मारा है, उनके आधार खत्म कर दिए, उनके लॉजिस्टिक सपोर्ट खत्म कर दिए। वो कारण बनता है। यूक्रेन अब जीतने की स्थिति में हाल फिलहाल में नहीं नजर आ रहा है, जितना भी कर ले। वैसे एक लाइन ये कहूं कि जहां तक जेलेंस्की की आपने बात की, उनकी प्रशंसा करनी होगी कि उनका ख्वाब जो है सो हमेशा है कि हम रूस को हरा देंगे और पूरे रूस के वहां तक पहुंच जाएंगे बॉर्डर पर, जो 1991 में था। जी बिल्कुल सही है। सबको अपनी खाम ख्याली में जीने की आज़ादी है क्योंकि लोकतंत्र है। वैसे आप जानते हैं कि रूस जहां एक और अपनी सैन्य ताकत दिखा रहा है यूक्रेन से लड़कर, वहीं वो अपनी राजनीतिक ताल्लुकात, कूटनीतिक ताल्लुकात भी बढ़ा रहा है। विदेश मंत्री उनके क्यूबा पहुंच गए हैं। लेकिन अब हम शुरुआत करते हैं गाजा से जुड़ी हुई खबरों की। और पहली खबर है ब्राजील से। ब्राजील ने जहां इजराइल से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है, वहीं इजरायली राजदूत को विदेश मंत्रालय में बुलाकर फटकार भी लगाई है। ब्राजील के प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने, जो लूला नाम है उनका, लूला सिल्वा, उन्होंने कह दिया था कि इजराइल वही काम कर रहा है जो जर्मनी में नाजीज ने यहूदियों के खिलाफ किया था या उससे भी भयानक स्थिति की ला रहा है। इससे नेतान्याहू बहुत नाराज थे। उन लोगों ने कह दिया कि जहां तक लूला की बात है वह नॉन ग्राटा है, यानी हमारे लिए बेमानी है, कोई मतलब नहीं, हम उनको इनकार करते हैं।
इससे ये काफी नाराज हुए, इन्होंने अपने राजनयिक को वहां से बुला लिया और केवल फटकारा ही नहीं इजरायली राजनयिक को, बल्कि वहां से अपनी राजनयिक संबंध तोड़ ली है। लेटेस्ट ये है जी। बिल्कुल सही है। अब लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि नेतन्याहू की गैरत कब जागेगी और वो अपने राजनयिक को, अपने राजदूत को कब वापस वहां पे बुलाते हैं। बात करते हैं यूएनएससी की तरफ। यहाँ पैंतरेबाजी देखने को मिल रही है अमेरिका की। कल तक कहा जा रहा था कि अल्जीरिया के जरिए जो प्रस्ताव लाया गया है गाजा की जंगबंदी को लेकर, उस पर हम वीटो कर देंगे, लेकिन अब कहा जा रहा है वीटो नहीं करेंगे, बल्कि अमेरिका भी कोई प्रस्ताव ला रहा है। जहां तक अल्जीरिया की बात है, उसका सही था, वह यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल का एक टेम्पररी मेंबर है। 10 टेम्पररी मेंबर होते हैं, वीटो का अधिकार नहीं, लेकिन वो बातचीत कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। वह बढ़िया था, आपने इसकी चर्चा पहले भी शायद की थी, और उस पे बातचीत होना था, लेकिन अमेरिका ने बदमाशी की। और जो अमेरिका ने लाया है वह तकरीबन वही है जो इजराइल कहता है, यानी जितना जल्दी संभव हो सके, जल्दी नहीं, जितना जल्दी संभव हो सके, प्रैक्टिकल हो सके उतना जल्दी, यानी इजराइल अपनी जो लड़ाई है, जहां तक रफा या सदन पैलेस्टीन की बात है, गाजा पट्टी की बात है, वहां वो जारी रखे, और जब उसको लगे कि भाई अब ठीक हो गया तब अपना युद्ध रोक दे। हाँ, इस बीच में जहां तक ह्यूमैनिटेरियन एड की बात है वह जाने दिया जाए और कोशिश करे कि सिविलियन ना मारे जाए, वो हताहत ना हो। तो यह तो बिल्कुल बदमाशी कर रहा है। और जहां तक अल्जीरिया की उसकी बात है, उस पर तो वीटो लगाएगा वह तो पक्का है। और यह चौथी सीज फायर की कोशिश हो रही है जिसका अमेरिका विरोध करेगा और उसको गिराएगा जी। ये पैंतरेबाजी क्यों कर रहा है अमेरिका? एक तरफ तो वो हथियार भी दे रहा है, एक तरफ वो रफा की बात भी कर रहा है, एक तरफ वो नेतन्याहू को फटकार भी रहा है, एक तरफ वो वीटो का भी इस्तेमाल कर रहा है। ये सब करके क्या दिखाना चाह रहा है? क्या बाइडेन के काबू से बाहर है नेतन्याहू? बाइडेन की एक तो मजबूरी, जैसे हमेशा कहते रहता हूं कि मिडिल ईस्ट में उसको इजराइल को सपोर्ट करना है। नेतन्याहू इसको भली भांति समझते हैं कि यदि इजराइल बुड़ गया, यदि बाइडेन या अमेरिका, उसके जो भी विपक्षी के ट्रम्प भी है, इजराइल को बुड़ने दिया तो मिडिल ईस्ट में इनका जो भी आधार है खत्म हो जाएगा। जो उन्होंने 7-8 और अड्डा बना रखे हैं इजिप्ट, यूएई, कतर वगैरह में, उसका कोई मायने नहीं रह जाएगा। नंबर 2, इसका असर अभी जहां तक युद्ध की बात है, ये लोग रोक सकते थे, ऐसा नहीं कि युद्ध नहीं रोक सकते, कतई जरूरी नहीं है रफाह में ग्राउंड अटैक करने की, ग्राउंड ऑपरेशन करने की। लेकिन इस बेहूदगी को हम क्या कहें, सॉरी इस खराब शब्द के लिए, कि जबरदस्ती वहां पे हत्या करना है, हमास को खत्म करने के नाम पे 17-18 हजार मार चुके हैं, 10 हजार गायब हैं, उससे ज्यादा 30-35 हजार बुरी तरह घायल हैं। जितने भी मॉन्यूमेंट थे पैलेस्टीन के, उसको इन्होंने तहस नहस कर दिया है पूरे गाजा पट्टी में, और उसके बावजूद ये लगे हुए हैं। ये अजीबो गरीब जिद है, जबकि हर जगह पूरा दुनिया का लोग कर रहा है। इसके बावजूद अमेरिका एक के बाद एक नकाब उतारे जा रहा है और आर्म्स अम्युनिशंस की पूरी मदद कर रहा है। ये तो ओपन जो हमारे सामने आता है, छुप के भी जा रहा होगा जिसका हमें पता भी नहीं है जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कुछ चीजें तो पर्दे के पीछे से भी हो रही हैं। यूरोपीय यूनियन के 26 विदेश मंत्रियों ने एक साथ आवाज उठाई है कि राफा पे हमला मत करो भाई। वह भी उनका डबल चेहरा है। उसमें सबसे आश्चर्य की बात यही है कि हंगरी ने इसका विरोध किया है। हंगरी, जहां तक रूस की बात है, यूक्रेन युद्ध की बात है, वहां पर रशिया का साथ देता है। अब यह कारण स्पष्ट आ रहा है, हंगरी का, वह भी नेटो का ही मेंबर है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। कारण यह लगता है कि रशिया से उसको सस्ता तेल और अपना संबंध बेहतर रखना चाहता है, क्योंकि हंगरी के लोग अभी भी उस यूएसएसआर को याद करते हैं जिनके साथ उनका संबंध है। लेकिन जहां तक यहां पर बात है, यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में हंगरी एकमात्र रह गया। उसी के कुछ घंटों पहले इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने हंगरी के फॉरेन मिनिस्टर से बात की थी कि भाई आप हमें मदद करो, और ये नतीजा आया। लेकिन फिर भी 26 देशों को मजबूरन, या जिस कारण भी यह स्टेटमेंट देना पड़ा, वह स्वागत योग्य है और उसको हमें पॉलिटिकली एजेंडा के रूप में बढ़ाना चाहिए। प्रिंस विलियम, जो अभी अपने अब्बा के बीमार होने के बाद जो है उनको कैंसर वगैरह हो गया, उसके बाद वो प्रिंस बने हैं, यानी कि एक तरीके से राष्ट्रपति बन गए हैं ब्रिटेन के। उनकी तरफ से एक बयान सामने आया। वो कह रहे हैं मिडिल ईस्ट के लोगों की पीड़ा को पहचानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, युवा हैं या अधेड़ हैं, 40-45 साल के हैं, और नया नया उन्हें अधिकार मिला, वहां के राजा बने हुए हैं,
और ऐसे भी प्रिंस तो थे ही थे, और ऐसे इस तरह की कुछ पॉजिटिव बातें वो करते रहे, लेकिन पीड़ा को पहचानने की कोशिश सीधे सीधे उन लोगों से, हमास के लोग या फिलिस्तीन के लोग जो लंदन में, उनसे मिलकर बातें करेंगे, कुछ खास मुझे नहीं आ रहा है। यदि है तो कोशिश करें कि इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री है, वहां की जो गवर्नमेंट है, उस पर सीधे के सीधे दबाव डालें, उस पर ओपनली कहें कि भाई जो आप युद्ध बंदी के खिलाफ आप अमेरिका के थ्रू वीटो डलवा रहे हैं, खुद डाल रहे हैं, यहां तक कि विपक्ष का लेबर पार्टी भी युद्ध विराम के खिलाफ है, वह गलत है, वहां युद्ध विराम करवाइए, सबसे बड़ी पीड़ा वही है। और दूसरा ये कि फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब अगली खबर का रुख करते हैं जो आ रही है आईसीजे से जुड़ी हुई। 56-57 साल से इजराइल ने जिस तरीके से फिलिस्तीन और गाजा पर कब्जा कर रखा है, उसको लेकर आईसीजे में सुनवाई शुरू हो चुकी है। आज भी दूसरे दिन सुनवाई जारी रहेगी और इसमें चीन भी अपना कोई पक्ष रखेगा। क्या पूरी जानकारी है सर? आईसीजे का ये है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पहले प्रस्ताव पारित हुआ था कि भाई हम लोग आईसीजे में जाएंगे, यानी वर्ल्ड कोर्ट में हमें जाना चाहिए एडवाइजरी ओपिनियन के लिए। यानी इस पे जो भी उसका होगा, 7 दिन तक जो भी बहस चले, काफी लोग इसमें बहस में शामिल होंगे, 52 देश के लोग, मतलब जो भी उसके प्रतिनिधि वो होंगे, काफी लंबा मतलब गहन चलेगा। लेकिन उसका वर्डिक्ट होगा वह जबरदस्ती मान्य नहीं होगा, जो पिछले आईसीजे में साउथ अफ्रीका के जाने के बाद हुआ था। फिर भी इसका पॉलिटिकल बहुत महत्व होगा, और उसमें यह है कि जिस तरीके से पिछले 50-60 वर्षों से जो क्वेश्चन है, जो जिसपे ये एडवाइजरी रिपोर्ट चाहिए इनको, वह यह है कि इजराइल ने फिलिस्तीन राज्य का बंटाधार कर रखा है वेस्ट बैंक में, इस जेरूसलम में, और गाजा पट्टी या गाजा स्ट्रिप पे जो कर रखा है, उस पर आप बताएं कि अब हमें क्या करना चाहिए। ना इजराइल हट रहा है, ना कुछ कर रहा है, जनसंहार भी जारी रखे हुए। देखते हैं क्या होता है। उम्मीद मैं करता हूं कि इस पे भी पॉजिटिव कुछ ना कुछ वर्डिक्ट आना चाहिए आईसीजे की तरफ से। जी एक डिमांड की गई है इजराइल के अंदर, जिसमें कहा गया कि आईडीएफ में जो वहां की फोर्स है, उसमें कोई दक्षिणपंथी ग्रुप है वहां का, उसे भी शामिल किया जाए। हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वहां पे कुछ खास समुदाय को, जिसे अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स कहते हैं, या ये लोग हैं हरेदी पार्टीज या हरेदीज लोग हैं, ये शिवा जो उसके छात्र हैं, इसको युवक हैं, इन लोगों को माफी मिला हुआ है जबरदस्ती इजरायली फोर्सेस में आने के लिए। कारण यह है कि ये लोग कहते हैं कि वैसे यहूदी हैं जो शुद्ध हैं, और सबसे बड़े यहूदी यही हैं, यानी पूजा के तरफ से कहें या रिलीजन के तरफ से, और इन्हीं के कारण इजराइल टिका हुआ है। इसलिए अपना ये पूजा पाठ धर्म के प्रचार प्रसार का काम करेंगे, युद्ध लड़ने जाएंगे, और इसलिए वहां के गवर्नमेंट ने इनको माफी दे रखी है। इसके कारण विपक्ष के जो लीडर हैं याइर लिपिड, उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत बात है, यह ऐसा क्यों किया जाए। और इसके कारण जो माफी के कारण हुआ है कि मान लीजिए कि 6 महीने या 8 महीने की जो जबरदस्ती जो बाकी लोगों किया गया था, उसको बढ़ाया जा रहा है, 1 साल किया जा रहा है। और ये जो कहा हुआ है विपक्ष नेता ने कि इसके सोचिए उसके माँ बाप की क्या हालत होगी। भले ही 8 महीने थे, हर दिन जब उनके घर पे नॉक होता है, न रात भर सो पाते हैं, धड़कन से बेचैन है कि उनके बच्चों का, भाई का, पति का क्या हुआ, और आप उसमें कुछ युवकों को छोड़ दे रहे हैं। सबको लाइए, आप इसकी सीमा मत बढ़ाइए, बल्कि सबको लाइए, ताकि जिम्मेवारी सबको हो, देश सबका हो, राष्ट्र सबके लिए है, और यही लेकर वो आए हुए हैं। और इसके कारण निश्चित रूप से इजराइल का जो भी समाज है उसमें एक डिवीजन भी होगा, और एक अच्छा मूव है। जी हमारे यहाँ बहुत सारे पूजा पाठ वाले ग्रुप हैं, जिसमें से एक यति नरसिम्हानंद गिरी है, वो कह रहा था कि इजराइल जाएगा और आईडीएफ के साथ मिलकर हमास के खिलाफ लड़ेगा। उनको क्यों नहीं बुला लेते हैं? इतनी हिम्मत होती तो ये पिछलग्गू थोड़े होते इजराइल, अमेरिका और इंग्लैंड के। जी चलिए, खैर, बिल्कुल आपने एक लाइन में बहुत बड़ी बात कह दी है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ जो आ रही है नेतन्याहू के हवाले से। उन्होंने कतर पर फिर हमला करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो जंगबंदी नहीं करा पा रहा है हमास से। हमला तो नहीं, लेकिन नोक-झोंक कहें या उस पे ओपनली दोषारोपण कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि कतर ही आर्थिक मदद कर रहा था हमास को, जिसके कारण हमास इतना आगे चला गया। इसमें कितनी सच्चाई मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वह भी कहता है कि हमास के शीर्ष नेता कतर जाते हैं, यानी इजराइल यह चाह रहा होगा कि उनको पकड़ा जाए या उनको मारा जाए, और जो जिसके लिए कतर उस हद तक तैयार नहीं है। इसलिए यह आरोप लगा रहे हैं। कतर का कहना है कि बेबुनियाद बात है, हमास नहीं मान रहा तो हम क्या करें। तो यह एक तरह का
देखें कि इज़राइल एक ऐसा देश अभी है, जियोनिज्म एक ऐसा चीज है कि वह केवल युद्ध के ही द्वारा नहीं, अपने ही जनता के खिलाफ नहीं, बल्कि पॉलिटिकल फ्रंट पे डिप्लोमेसी के थ्रू पूरे वर्ल्ड में बनाने की कोशिश कर रहा है कि हम ही जो कहते हैं वो सही है, कितना भी गलत करो ठीक उल्टा इल्जाम दूसरे पे लगा दो, यही बातें कर रहा है वो। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये हमारे यहाँ भी किया जाता है। जैसा मैंने शुरू बीच में भी एक बार बोला था कि कुछ भी हो जाए, कोरोना के दौर में लोग मर जाएं, नोटबंदी के दौरान लोग मर जाएं लाइनों में खड़े हो के, बाढ़ में लोग मर जाएं, तबाही हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई आदिवासी के सर पे पेशाब कर दे भारतीय जनता पार्टी का ही नेता, लेकिन फिर भी जीतते वही हैं क्योंकि उनके पास एक प्रोपेगेंडा मशीन है और वो अपनी बातों से पीछे नहीं हटते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।